This is now section 30, important for your prelims paper exam, not important for your mains. What is this? Protection officers and members of service providers. ये दो कैटेगरी हो गई. नंबर वन कौन होगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. नंबर टू हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स. इनको पब्लिक सर्वेंट्स माना जाएगा. यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना है. बस आपका पढ़ लेते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज. क्या कहती है? ये रहा, देखिए. प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको याद रखिएगा बस. while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this act, rules, orders made thereunder shall be deemed to be public servant. इतना याद कर लीजिए. प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स को जब वो इस एक्ट के अंतर्गत या नियमों के अंतर्गत या किसी आदेश का पालन करने में कार्य कर रहे होंगे तो उनको पब्लिक सर्वेंट्स माना जाएगा आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना. सेक्शन 30 में प्रोटेक्शन ऑफिसर को, सर्विस ऑफिसर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को आईपीसी के सेक्शन 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. क्वेश्चन आपसे पूछेगा किन किन को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट? नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, नंबर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स, नंबर 3 और बोथ ऑफ देम. बस बोथ ऑफ देम का आंसर हो गया. इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. चलिए 31 पर आ जाइए. ये रहा सेक्शन 31. पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट. सेक्शन 31. तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा विच सेक्शन डील्स विद व्हाट? द पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर. इसी के साथ साथ मुझे दिखाना है आपको सेक्शन 28. देखो ये रहा सेक्शन 28 प्रोसीजर. यहां पर था सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट. जो सेकंड कैटेगरी थी, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन ये एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 31 शैल बी गवर्न्ड बाय सीआरपीसी. तो सेक्शन 31 का रेफरेंस था, यहां पर मिला था आपको. तो अब हम सेक्शन 31 पढ़ रहे हैं. यहाँ पे सेक्शन 31 में जो ट्रायल था वो कैसा होना चाहिए था? एज पर सीआरपीसी था. ये बात कही गई थी सेक्शन 28 में. तो मुझे लगा कि एक बार दिखाया तो आपको भी हम लोग क्या कर रहे हैं. अभी हम आ गए सेक्शन 31 पर. सेक्शन 31 क्या कहता है? ये रहा, ए ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर राइट डाउन P4 प्रीलिम्स बाय द रिस्पोंडेंट shall be an offense under this act and shall be punishable. बस इतनी बात समझनी है और इसमें से टेक्निकलिटीज को समझ लीजिए कहां से क्वेश्चन आएगा. According to this section, that is the section 31 clause 1, if the respondent commits breach of the protection order, please mind it, this is not the all the orders. प्रोटेक्शन ऑर्डर जो कि आपको दिया गया है सेक्शन 18 में. तो ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर 18 में जो बात कही गई है, या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर. इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर कहां मिलेगा आपको? सेक्शन 23. तो उनकी बात कर रहे हैं हम. उन ऑर्डर का ब्रीच अगर करता है रिस्पोंडेंट तो दैट शैल बी एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिशेबल. तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है जो और ऑर्डर्स हैं, रेजिडेंस ऑर्डर है, मॉनेटरी रिलीफ है, जो बाकी जितने भी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर्स हैं, उन सब के ब्रीच, सभी के ब्रीच ऑफेंस नहीं है. ओनली द ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर वेदर इट इज इंटरिम और एब्सोल्यूट दैट शैल बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस एंड पनिशेबल. एंड दिस इज द ब्रीच बाय द रिस्पोंडेंट. प्लीज लेट मी नो आपको सारी बात समझ में आई नहीं आई. यहाँ पर एक बात क्या, ब्रीच है ऑर्डर का. कौन से ऑर्डर का ब्रीच है? ऑर्डर का ब्रीच है प्रोटेक्शन ऑर्डर का. दूसरा ऑर्डर कौन सा है? इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच है. ये क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ऑफेंस होगा. क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? दंडनीय होगा. कितना दंडनीय होगा? ये रहा. तो यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. बस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब ये हो सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर हो सकता है रिग्रेस. ठीक है, या फिर रिग्रेस हो जाएगा. और कितने ड्यूरेशन का होगा? 1 ईयर का, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर. समझे? तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 31 में का जो पनिशमेंट है वो कितने ईयर का है? वो दैट में भी ऑफ 1 ईयर. और उस ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि वो सिंपल भी हो सकता है और वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में भी हो सकता है. और फिर या फिर और विद फाइन.
विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और बोथ। तो 1 साल तक की सजा या 20,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि 31 में कौन अक्यूज्ड है, रेस्पोंडेंट है। क्यों अक्यूज बना वो? क्योंकि उसने ब्रीच किया किसी ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का ब्रीच किया? प्रोटेक्शन ऑर्डर का किया। और किसका किया? इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर किया। कौन सा सेक्शन है? 31 है, क्लॉज 1 है। बस दूसरा चाहिए, सेकंड क्लॉज। The offense under subsection 1 shall as far as practicable be tried by the magistrate who had passed the order the breach of which has been alleged to have been caused by the accused। ये क्या क्या कह रहे हैं? बस ये कि जितना पॉसिबल हो सकता है जिस मजिस्ट्रेट ने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था, जिस मजिस्ट्रेट ने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था, उसी मजिस्ट्रेट को ये ट्रायल करना चाहिए। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, जब तक जितना संभव हो सकता है ये हो पाए। जैसे मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैंने ही प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था, तो मुझे ही इसी ऑफेंस का ट्रायल करना चाहिए, ना कि कोई और दूसरी कोर्ट करे। ये है इसका बस। तो यहां से क्वेश्चन आया तो आ सकता है। नेक्स्ट पढ़िए। अब ये समझ लीजिए, वाइल फ्रेमिंग चार्जेस अंडर सबसेक्शन 1 मजिस्ट्रेट, अंडर सबसेक्शन 1 कौन सा होगा? सेक्शन 31 डोमेस्ट डीवी एक्ट का, इसमें चार्ज फ्रेम होने थे। तो वाइल फ्रेमिंग चार्जेस अंडर सेक्शन 31 ये कह सकते हैं द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो पे कीजिए गोल फ्रेम चार्जेस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट कोड और द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट एट द केस में भी। यानी कि जब भाई साहब, ये कौन सा है? रेस्पोंडेंट है। क्या किया इन्होंने? सर इन्होंने ब्रीच किया प्रोटेक्शन ऑर्डर का। अच्छा सर, दहेज के लिए भी टॉर्चर करते थे जनाब, उसके तो अलग से ट्रायल चलेगा, उसका तो अलग केस चलेगा। नहीं नहीं, फ्रेम करो 498 के चार्जेस साथ साथ। तो यहां पर 498 के चार्जेस भी फ्रेम हो सकते हैं, और या फिर आईपीसी में कोई अन्य धारा लगनी है उसके भी चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं, और साथ ही साथ फिर डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत भी उसका ट्रायल हो सकता है। तो सेक्शन 31 के ट्रायल के साथ साथ, सेक्शन 1 के ट्रायल के साथ साथ यहाँ पर 498 है, और या आईपीसी की कोई मान लीजिए मार पिटाई की है 323 है, उसकी वो भी लग जाएगा साथ में। गाली गलौज है 509 लग गया, है ना। और डॉरी प्रोविजन एक्ट का कोई डिमांड करने का कोई प्रोविजन अट्रैक्ट होना है तो वो भी लगाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स से पूछेगा सेक्शन 31 के साथ साथ और कौन कौन से चार्जेस को फ्रेम किया जा सकता है? 498 किया जा सकता है, और कोई अदर आईपीसी ऑफेंस भी हो सकता है, और डॉरी प्रोविजन एक्ट भी हो सकता है। बोलो हाँ है ना। इफ द फैक्ट्स डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोज प्रोविजंस। अब यहां पर मजेदार बात क्या है बबुआ, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझने के लिए। जनरली 498 के लिए पहले आप एफआईआर कराओगे, वो इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसके बाद में चार्जशीट फाइल होगी, तब जाकर के उस लिस्ट पे जाकर के 498 के आपके चार्जेस फ्रेम होंगे। आईपीसी ऑफेंसेस तो ऐसे ही होंगे ना, एक प्रोसेस है उसका। या फिर डॉरी प्रोविजन एक्ट के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या करें? इफ द फैक्ट्स डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोज, अगर फैक्ट से वैसा डिस्क्लोजर हो रहा है तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये इसी के साथ ट्रायल हो जाएगा सेक्शन 31 इसके साथ में। ये है बात सारी इसमें सीधी सीधी। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। तो 31 के साथ कौन कौन से? 498 है, डॉरी प्रोविजन एक्ट या आईपीसी ऑफेंस को भी फ्रेमिंग चार्जेस हो सकती है। बस ये हो गया आपका सेक्शन 31। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। सेक्शन 32 ये रहा आपका सेक्शन 32, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। Notwithstanding anything contained in CRPC, the offense under subsection 1 of 31 shall be cognizable and non-bailable. My God, देखिए वहां पर जो है, यहां पर क्या कि ये पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जो 31 का जो ऑफेंस है, जनरली अगर हम जनरल फॉर्मूला अपनाएं तो ये होना चाहिए बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल। क्योंकि इसका जो ऑफेंस का पनिशमेंट है 31 का जिसकी बात करिए, 31 में ऑफेंस ऑफेंडर कौन है?
रेस्पोंडेंट है, उसने क्या किया था, प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया था उसने, तो वो ऑफेंस जनरली नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होना चाहिए था, इसलिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो लेकिन इसको कॉग्निजेबल माना जाएगा, नॉन बेलेबल माना जाएगा। और जब आप वहां पढ़ेंगे सीआरपीसी में पढ़ते हैं, कॉग्निजेबल की उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पर यह है कि विच इज शोन टू बी कॉग्निजेबल इन द कोड और इन एनी अदर ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, या तो सीआरपीसी में शो किया होता है या फिर किसी एक्ट में उनको कॉग्निजेबल माना गया हो, बेलेबल को भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सीआरपीसी का जनरल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन ऑफेंसेस को सीधी सीधी बात है, इतना भी रट लीजिए काम चल जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 31 की बात कर रहा हूँ केवल मैं, एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, ये नॉन बेलेबल होगा। सीआरपीसी के जो जनरल प्रोविजंस हैं इस पे अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि जनरल सीआरपीसी के प्रोविजंस को अप्लाई करोगे तो ये नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा और बेलेबल माना जाता, क्योंकि अप 3 ईयर से नीचे के ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, जबकि ये तो केवल पनिशमेंट कितना है, अप टू 1 ईयर है। तो एज पर सीआरपीसी ये बेलेबल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, नॉन बेलेबल है। तो बस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो इजी क्वेश्चन है, पूछेंगे भी। अब यहाँ आ जाइए, upon the sole testimony of the aggrieved person the court may conclude that offense under subsection 131 has been committed by the accused। बस ये भी है, sole testimony of the aggrieved person is sufficient। अगर एग्रीड पर्सन ने कह दिया कि इसने प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन किया है, तो कोई और गवाहों की, कोई और की जरूरत नहीं है। कोर्ट अगर उससे कन्विंस्ड है तो इसी बात पर उसको सजा हो सकती है, अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीड पर्सन। बस कर लेंगे आप लोग, कुछ पूछना है इसमें, कम ऑन हरी अप। ये हो गया आपका 32।